ये मई 1526 1526 का दिन है। भारतीय रियासत हरियाणा के करीब पानीपत के मैदान में एक फैसला कुन लड़ाई होने जा रही है। एक तरफ लोदियों के सुल्तान इब्राहिम लोदी हैं, जबकि दूसरी तरफ मुगल शहंशाह जहीरुद्दीन बाबर हैं। इब्राहिम लोदी के पास तकरीबन 1 लाख का लश्कर और कम से कम 1000 हाथी हैं, जबकि दूसरी तरफ बाबर के पास सिर्फ 15,000 सिपाही हैं। लेकिन बाबर के पास एक ऐसा हथियार है जो हिंदुस्तानियों ने न पहले कभी देखा और न उसके बारे कभी सुना। यह हथियार कौन सा था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को कैसे शिकस्त दी? कैसे पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर बाबर ने हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का आगाज किया और कैसे उसने अपनी कमाल तकनीक से जंग जीत ली? आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, होता कुछ यूं है कि मशरिक वुस्ता के मुल्क उज़्बेकिस्तान की रियासत फरगाना के अमीर का नाम उमर शेख था। उमर शेख जब चल बसे तो उनके 11 साल बेटे बाबर को फरगाना का हाकिम बना दिया गया। लेकिन बाबर को उसके अपने ही रिश्तेदारों ने फरगाना से निकाल दिया। बाबर के साथ गद्दारी की गई। बाबर को जंगलों में पनाह लेनी पड़ी। लेकिन कुछ ही सालों बाद बाबर ने काबुल और कंधार के इलाकों को फतह कर लिया। इसके बाद इसने हिंदुस्तान पर हमले करना शुरू कर दिए। बाबर ने पानीपत से पहले तकरीबन हिंदुस्तान पर 5 बड़े हमले किए, जिसने एक बार तो इसने लाहौर और सियालकोट के इलाकों को भी फतह कर लिया। लेकिन ये हमले कामयाब ना हुए और बाबर को वापस काबुल लौटना पड़ा। यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि दौलत खान लोदी, जो इब्राहिम लोदी की तरफ से पंजाब का गवर्नर था, उसने बहुत बार बाबर को हिंदुस्तान पर हमले करने की दावत दी। बाबर का शजर नसब अमीर तैमूर और चंगेज खान दोनों से मिलता है, यानी कि उसकी फितरत में जंग करना शामिल थी। बाबर जब काबुल से चला तो उसके पास तकरीबन 15,000 की फौज थी। इब्राहिम लोदी इसके मुकाबले में 1 लाख का लश्कर लेकर आया, कि जिसमें 1000 हाथी भी शामिल थे। माने में हाथियों को एक अहम जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बाबर इन हालात का मुकाबला करना जानता था। लेकिन बाबर जानता था कि इब्राहिम लोदी का मुकाबला करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसको ये बात अच्छे से मालूम थी कि 15,000 के लश्कर के साथ 1 लाख का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं है। जब इब्राहिम लोदी अपना 1 लाख का लश्कर पानीपत के मैदान में लेकर पहुंचा तो बाबर अपना जाल बिछा चुका था। बाबर ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। फौज के सेंटर यानी कल्ब के सामने उसने लकड़ी के छकड़े खड़े करवाकर उनको जंजीरों से मजबूती के साथ बांध दिया। फौज के एक हिस्से की तरफ उसने खंदक खुदवाकर हाथियों का रास्ता रोक लिया, क्योंकि दूसरे हिस्से को उसने पानीपत शहर की आड़ में खड़ा कर दिया। बाबर अपनी तैयारी कर चुका था। जब इब्राहिम लोदी ने देखा कि बाबर का लश्कर तादाद में बहुत कम है तो उसने आम हमले का हुक्म दे दिया। लेकिन एक बात यहाँ ज़हन में रख लेनी चाहिए कि इब्राहिम लोदी ने सेम वही गलती की जो इससे तकरीबन 1500 साल पहले महाराजा पोरस ने की थी, यानी उसने हाथियों के साथ हमले का हुक्म दिया। जो ही इब्राहिम लोदी ने बाबर की फौज पर हमला किया तो बाबर ने अपने तोप खाने को इब्राहिम लोदी के लश्कर पर आग बरसाने यानी कि गोले दाग दिए। इब्राहिम लोदी के लश्कर के लिए तोप एक नई चीज थी। जी हाँ दोस्तों, बाबर वो पहला बादशाह था कि जिसने हिंदुस्तान में तोप खाने यानी कि तोप का इस्तेमाल किया। तोप खाने की गन गरज और आग को देखकर हाथी बौखला गए और अपने ही लश्कर के सैकड़ों सिपाहियों को पैरों तले रोनने लगे। इसके साथ ही बाबर ने अपने घुड़सवार दस्ते के साथ लोदी फौज पर अचानक हमला कर दिया। ये हमला इतना ताकतवर और इतना जबरदस्त था कि लोदी फौज में भगदड़ मच गई। बाबर की जंगी हिकमत अमली की वजह से इब्राहिम लोदी की फौज बाबर के घेरे में आ चुकी थी। जब इब्राहिम लोदी ने बाजी अपने हाथ से निकलती देखी तो अपने खास लश्कर के साथ मुगलों पर जबरदस्त हमला कर दिया, मगर वो भी बाबर का मुकाबला नहीं कर सका और मारा गया। बाबर जीत चुका था। उसने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में दफन किया और शुक्राने के तौर पर पानीपत के मैदान में एक बाग लगवाया। उस बाग के अंदर एक आलीशान मस्जिद तमीर की गई, जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। रुकिए दोस्तों, ये अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद नहीं बल्कि पानीपत वाली बाबरी मस्जिद है। ये मस्जिद आज भी पानीपत में मौजूद है, अलबत्ता उस बाग के नामो निशान मिट चुके हैं। फतह के बाद बाबर दिल्ली और आगरा का सुल्तान बन चुका था। जी हाँ दोस्तों, बाबर पहला मुगल शहंशाह बन चुका था। बाबर के बेटे हुमायूं, जो कि फतह के बाद आगरा चले आए थे, उनको कोह-ए-नूर हीरा पेश किया गया। बाबर लिखता है कि इस हीरे की कीमत दुनिया की आधी आमदनी के बराबर है। हुमायूं ने जब ये हीरा अपने बाप बाबर को पेश किया तो बाबर ने यह हीरा हुमायूं ही को बख्श दिया। बाबर ने दिल्ली फतह कर लिया था, लेकिन दिल्ली का किला और शहर का खजाना अभी भी लोदी खानदान के पास मौजूद था। इब्राहिम लोदी की मां लोदी खानदान को लीड कर रही थी। इसने बाबर के साथ मुज़ाकरात शुरू किए। किला और शाही खजाना बाबर के हवाले करने के इवज़ इसने अपने खानदान की मुकम्मल सलामती की जमानत हासिल की। इसके अलावा 7 लाख नगद, आगरा से दूर एक महल और अपने तमाम उमरा के लिए जागीरें भी मांगी। बाबर ने इसकी तमाम शराइत को कबूल कर लिया। बाबर के हवाले दिल्ली का सारा खजाना कर दिया गया, लेकिन दिल ही दिल में इब्राहिम लोदी की मां बाबर के खिलाफ साजिश कर रही थी।
اس نے بابر کے باورچیوں کو بھاری رشوت دے کر بابر کے کھانے میں زہر ملوا دیا۔ بابر کو اپنے کھانے میں زہر محسوس ہوا تو اس نے یہ کھانا جانوروں کو کھلانے کا حکم دیا۔ 2 چیلوں اور 1 کتے کو یہ کھانا کھلایا گیا۔ یہ جانور بیمار تو پڑے لیکن مرے نہیں۔ اسی طرح بابر بھی بچ نکلا۔ انویسٹیگیشن کے بعد باورچی سمیت 2 مردوں اور 2 عورتوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس زمانے کے لحاظ سے ان کو بہت ہی سخت سزائیں دی گئی۔ کسی کو گولی مار دی گئی، کسی کو ہاتھی کے پاؤں تلے کچل دیا گیا اور کسی کی کھال اتروا دی گئی۔ سازش کے بعد بابر نے ابراہیم لودھی کی ماں، جسے وہ اپنی بھی ماں سمجھتا تھا، اس کا سارا کا سارا مال ضبط کر لیا، اس کو قید میں ڈال دیا اور اس کے ساتھ جتنے بھی امراء تھے ان کو کابل، جہاں کہ اس کا بڑا بیٹا کامران مرزا اس کی غیر موجودگی میں اس کی حکومت چلا رہا تھا، اس کے ہاں بھیج دیا۔ بابر جیت چکا تھا۔ ہاں، وہی بابر جو اپنی جان بچانے کے لیے کئی ہفتوں جنگلوں میں پناہ لیتا پھرتا تھا۔ چند وفاداروں کے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ اس نے بہت عرصہ جنگلوں میں گزارا، لیکن اب وہ ہندوستان کا شہنشاہ بن چکا تھا۔ لیکن تخت حاصل کرنا ایک کام ہے، جبکہ اس کو برقرار رکھنا دوسرا کام۔ اب بابر کو کن چیلنجز کا سامنا ہو۔ دیکھیں، ہوا یوں کہ بابر کو اپنی سلطنت برقرار رکھنے کے لیے مزید خون بہانا پڑا۔ میواڑ کا حکمران جو کہ مہارانا سانگا تھا، جس نے خود کبھی بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی تھی، اب وہی بابر کے خلاف ہو چکا تھا۔ بابر نے کیسے ہندوستان میں اپنی حکومت برقرار رکھی، کیسے میواڑ کے حکمران کو اس نے شکست دی اور مزید چیلنجز کا سامنا کیا، بابر نے کیسے ہندوستان میں بعد میں آنے والے مغل شہنشاہوں کے لیے راستہ استوار کیا، یہ سب ہم جانیں گے مگر مسٹری آف دی ورلڈ کی دوسری ویڈیو